एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। बच्चों, मुझे पता है काफी लंबा गैप हो गया है बीच में। मैं कई दिनों से एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कई बच्चे मुझसे शायद नाराज भी हैं, खफा भी हैं, कुछ बच्चे मायूस भी हैं। और इस बीच एक्चुअली मेरी थोड़ी हेल्थ भी सही नहीं थी, हेल्थ इश्यूज भी आ गए थे मुझे, और मैं सिटी में भी नहीं था। कई सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था बीच में। उस सब के लिए मेरी तरफ से मैं भाई माफ़ी मांगता हूँ। और अभी तक जो सब चैनल पर बने हुए हैं और मतलब एक बहुत बड़ा साथ बना के रखे हैं मेरे साथ, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल। और बट ये जो भी बीच में इंटरप्शन हुआ है और जिसकी वजह से शायद बहुत लोगों को जो दिक्कतें हुई हैं भाई, उस पर हम लोग जितना हो पाए करेक्शन करेंगे जल्द से जल्द। हम लोग लगातार वीडियोस अपलोड करेंगे अब, और फटाफट अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये वाली वीडियो पर्टिकुलरली एक छोटी वीडियो रहेगी। हम लोग इस वाले वीडियो से क्लास 12 की जो नेक्स्ट सेगमेंट है EMI स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बच्चों, मैग्नेटिज्म का मुझे पता है कुछ सेगमेंट बाकी है, एम्पियर सर्किट लॉ और मैग्नेटिक मटेरियल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, वो सारे सेगमेंट्स वो हम लोग करेंगे। बट थोड़ा सा ये मैं आगे बढ़ाते बिकॉज कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर थोड़ा स्कूल में कहीं पर अलग अलग जगह एग्जाम पे आ रहे हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं मैग्नेटिज्म भी कंप्लीट करूंगा फटाफट, ठीक है। और 11 की वीडियोस भी आएगी, 10 की वीडियोस भी आएगी। बस सब लोग बने रहो भाई, और हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं इस वीडियो को, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये नाम जो है ना, पहले तो इस नाम को फील लो, नाम की फील ले लो भाई। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ है ना, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ, करंट से रिलेटेड कुछ, है कि नहीं। और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ, जिस पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पीछे वाले सेक्शन में, है ना, काफी हद तक बात कर चुके हैं। और इंडक्शन मतलब क्या हुआ? जनरली इंडक्शन का मतलब इंडक्शन, या ये कहीं भी वर्ड होता है ना, डिडक्शन, डक्शन। डक्शन का मतलब होता है निकालना, और इन मतलब अंदर से निकालना। मतलब कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी निकालने का कोशिश करेंगे। मैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या करंट बनाने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। असल में हुआ क्या ना कि भाई, इसके ठीक पहले वाले सेगमेंट में जो पहला चैप्टर था, जहां हम लोग मैग्नेटिज्म बेसिकली समझ रहे थे, तो बायट्स सवेट्स और एम्पियर सर्किट लॉ और अलग अलग लॉ से हम लोग ये समझे कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, रादर करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो सवाल उठा, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट बना सकता है? भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सोचो इस तरह, है ना। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बना सकती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी करंट भी बना सकती है? इस पर एक बेसिक विचार चल रहा था, और इस पर बहुत ज्यादा काम करने वाले जो इंसान है वो है फैराडे। फैराडे वाज अ फेमस प्रोफेसर। उन्होंने बहुत सारा काम किया है भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और कहीं ना उन्होंने एक खोज निकाला कि भाई एक्चुअली में अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट बन सकता है अंडर कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन। भाई इनके द्वारा की गई कई सारी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग के लेवल पर, स्कूल पर एंट्रेंस में आने वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो लगभग कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स मैं क्लास में भी बता भी दूंगा, बट मैं कुछ एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया अलग अलग तरह का, मतलब जो अरेंजमेंट उन्होंने यूज किया ये EMI समझाने के लिए, मतलब कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बन सकता है, इसे समझाने के लिए जो उन्होंने अलग अलग अरेंजमेंट किया, उसे हम लोग न्यूमेरिकल के तौर पे ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। मैं कुछ एक बेसिक बता दूंगा, बट बाकी सारे जो अरेंजमेंट्स होंगे न्यूमेरिकल करते करते देखेंगे। कई सारे अरेंजमेंट्स तो HC वर्मा में के न्यूमेरिकल में भी दिया गया है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करेंगे एक करके, और कॉन्सेप्ट समझेंगे और एप्लीकेशन न्यूमेरिकल करके सीखने वाले हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। बच्चों, इस चैप्टर का ना दो प्राइमरी सेगमेंट है। एक तो फैराडे लॉ वाला सेगमेंट है जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं अभी। दूसरा सेगमेंट होगा इसका एप्लीकेशन टॉपिक, जो कि है इंडक्टर। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ना शुरू किए थे, तो शुरुआत कैसे हुआ था? शुरुआत हुआ था कि भाई एक चार्ज अपने आसपास में क्या क्रिएट करता है, या फिर दो चार्ज रख दें तो एक दूसरे पर फोर्स लगता है, जो कि कूलम्स लॉ था, एंड सो ऑन। और उसके बाद चैप्टर शुरू होता है ना, क्योंकि वहां पे एक नया प्रिंसिपल, एक नया कॉन्सेप्ट था
फ्रेश कॉन्सेप्ट था, तो शुरुआत हमेशा वो ऐसे चैप्टर की लॉ से होती है ना, एक नया लॉजिक था। इधर भी एक नए लॉजिक की एक शुरुआत है, जिसकी बेसिक संरचना या बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाले जो आदमी थे वो फैराडे थे। तो हम लोग फैराडे लॉ समझेंगे, उसके बाद ही टॉपिक पर आगे बढ़ पाएंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में आगे बढ़ के जो एप्लीकेशन टॉपिक था वो था कैपेसिटर। यहां पर फैराडे लॉ समझने के बाद ना इसका जो एप्लीकेशन टॉपिक आएगा वो आएगा इंडक्टर, है ना। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी में ना 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक है रजिस्टर, कोई भी अप्लायंस देखते हैं ना उसमें 3 पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है रजिस्टर, दूसरा होता है कैपेसिटर, और तीसरा होता है जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग के सेकंड सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, वो है इंडक्टर। ठीक है, तो बच्चों फैराडे लॉ शुरू करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बट जो अगला सेगमेंट रहेगा इंडक्टर, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हम लोग इसी चैप्टर में सेकंड फेज में करते हैं। शुरू करते हैं बच्चों फैराडेज लॉ से। फैराडे का जो लॉ था वो क्या था? फैराडे का लॉ था कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पहले तो किया भाई, वो एक्सपेरिमेंट क्या था बात करते हैं, बस मैं बस स्टेटमेंट लिख दूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली proportional to the EMF induced। अब ये लोग EMF induced का बात क्यों किए, करंट का बात क्यों नहीं किए? बिकॉज उतना ही बड़ा कॉइल हो सकता है, देखने में वैसा ही होगा, बट अगर उसकी रेजिस्टेंस अलग अलग होगी तो वहां पे जो करंट बनेगा वो अलग अलग तरह का बनेगा। ठीक है, फिलहाल चैप्टर शुरू करते हैं, फिर हम लोग ये सारी बातों को डिटेल करते हैं। तो ये था फैराडे लॉ। ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन है कैसा है, वो E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ये एक्सप्रेशन है फैराडे लॉ का। ये लिख के रखो, नोट करके रखो। जहां बच्चों को पता होगा फाई का मतलब होता है फ्लक्स, और यहां पे बहुत लोग फाई भी लिख देते हैं, एंड दैट स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। माइनस साइन किस लिए भाई? माइनस साइन डायरेक्शन के लिए, जो हम लोग लेंज लॉ के हेल्प से समझने वाले हैं। लेंज लॉ से क्लियर किया जाएगा। जो बच्चे लाइव क्लास करते हैं शायद उनको बेसिकली सब पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। और जिन बच्चों का पहली बार देखा जा रहा है, भाई ध्यान समझो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड। कई किताबों में इन लोग ऐसे लिखे सीधा ऐसे लिखते हैं, तब जनरली ये एवरेज ईएमएफ आएगा। जब डी लिखेंगे तब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आता है। तो दोनों सही है, ये एवरेज के लिए, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, फैराडे लॉ शुरू करने के पहले और इस चैप्टर पर ज्यादा डिटेल करें उसके पहले हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर बात कर रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट फैराडे द्वारा की गई थी, जो उन्होंने पहले किया था। और शायद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग 9-10 के लेवल से भी देखते आ रहे हैं। 10 के लेवल में तो देखे ही आईसीएससी में। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल के एक चैप्टर था आईसीएससी में, इवन सीबीएसई में भी था, है ना। वहां पर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते भी थे। जैसे सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था कि अगर एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और ये मैग्नेट इस तरह मूव कर रहा है, और यहां पर एक कॉइल है, मतलब इस तरह का एक सोलेनॉइड है, जिसे एक गैल्वानोमीटर से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या होता था, जब ये मैग्नेट रेस्ट पर है, इवन फैराडे ने देखा कि भाई अगर एक कॉइल रखा हुआ है और मैग्नेट रेस्ट पर है तो कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, उनके हाथ से मैग्नेट गलती से गिरा, और जैसे ही मैग्नेट मूव करके जा रहा था, जैसे मैग्नेट ऐसे मूव करके जा रहा था, नीडल में एक डिफ्लेक्शन आया, एक बार हिला फिर सीधा हो गया। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो उनको दिखा भाई कि कुछ हुआ, बट वो समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने मैग्नेट वापस गिराया, फिर देखे फिर ऐसा हुआ। अब अगले बार मैग्नेट को वो सामने जाके ऐसे रेस्ट पर रख दी, देखे कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैग्नेट को जब वो पास लेके जा रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं, तो लगातार नीडल एक तरफ होके रह जा रहा है, या जब दूर जा तो एक तरफ नीडल होके रह जा रहा है। यहीं से कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि भाई हो क्या रहा है। तो उन्होंने बोला भाई कि जब ये मैग्नेट पास जा रहा है, जब मैग्नेट पास जा रहा है तो होता क्या होगा, इसके अंदर से जो फील्ड लाइंस निकल रहे थे, देखो भाई पहले तो क्या था, जब दूर था तो कुछ कम फील्ड लाइन एंटर कर पा रहा था, है ना। जैसे ही मैग्नेट पास पहुंचता है तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रहे थे वो बढ़ते जाएंगे। पाया क्या, जैसे मैग्नेट का मोशन बंद हो रहा था,
गैल्वेनोमीटर में जो नीडल था वो सीधा हो जा रहा था, मतलब करंट फ्लो बंद, डिटेक्शन करंट का बंद, है ना, नल पॉइंट मतलब जैसा बिहेव कर रहा था, करंट फ्लो करना बंद हो जा रहा था। जैसे ही वापस मैग्नेट मूव कर रहा है, वापस नीडल एक तरफ होके रह जा रहा है। अगर ये स्पीड कांस्टेंट है, नीडल एक तरफ होके रुका हुआ एकदम एक तरफ, मतलब करंट लगातार फ्लो कर रहा है एक तरह से। तो ये ऐसा कुछ दिखा। फिर जब हम लोग मैग्नेट को रेस्ट पे ले गए, वापस कुछ नहीं हो रहा था। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैग्नेट को हम लोग दूर लेके जा रहे थे, जब मैग्नेट दूर लेके जा रहे हैं, तो वापस देखा गया नीडल अब पहले अगर इधर की तरफ था, अब बाद में नीडल इधर की तरफ होके फिक्स हो गया है। ठीक है, इस तरीके से ना लगातार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए इन्हीं बातों को समझने के लिए कि हो क्या रहा है। और उसे समझने के बाद फैराडे ने समझाया कि हुआ क्या है। फैराडे बोलते हैं कि भाई मैटर क्या करता है, मैटर करता है फ्लक्स का बदलना, मैटर करता है फ्लक्स का बदलना। पहला बात तो भाई फ्लक्स क्या है, तो भाई उन्होंने बोला पहले फ्लक्स समझ लो, फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स क्या है, B डॉट A, ये होता है फ्लक्स। हम लोगों ने फ्लक्स की बात पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर समझी थी, जब हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे तब बात हुई थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आज बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। रादर इससे भी पहले हम लोग ने फ्लक्स की बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले, जब हम लोग बात करते थे A1V1 इक्वल्स टू A2V2, याद है फ्लूइड में, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो भाई वो A इंटू V भी एक तरह से फ्लक्स ही है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर गिवन एरिया कितना पर्टिकुलर वो एलिमेंट पानी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पार कर रहा है पर सेकंड, है ना। तो देखो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नाम क्या है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं स्पीड की बात कर रहे हैं, है ना, कितना पार कर रहा है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना इंटेंसिटी क्या होता है कि नहीं। इंटेंसिटी फॉर्मूला हमेशा पावर बाय एरिया पढ़ते हैं, मतलब क्या होता है कितना एनर्जी पार कर रहा है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, है ना, वैसा बात करते थे। तो एक तरह से फ्लक्स का मतलब क्या हो रहा है कि कितना पर्टिकुलर फील्ड उस पर्टिकुलर एरिया से पार कर रहा है, या कितने लाइंस पास कर रहे हैं उस पर्टिकुलर गिवन एरिया से, उसे कितने क्रॉस कर रहे हैं। अगर एक, मैंने इलेक्ट्रिशियन में बताया था, अगर एक फोटो फ्रेम लिया जाए और यहां अगर पानी बह रहा है, तो कितना पानी इस पर्टिकुलर एरिया को पार करेगा, चीरता हुआ निकलेगा, उसको समझना है। वही हम लोग का वाटर फ्लक्स होगा। यहां पे सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी। ठीक है, तो भाई इस तरीके से अगर हम लोग समझते हुए जाएं, तो यहां पर अगर B बदलेगा, यहां पे अगर B बदलेगा, ठीक है भाई, यहां पे अगर B बदलेगा या फिर एरिया बदले, या तो B बदले या तो एरिया बदले, या तो डॉट मतलब जो B और A के बीच का एंगल है, डॉट मतलब cos थीटा होता है ना, तो BA cos थीटा, ये फ्लक्स का जनरल एक्सप्रेशन हो गया। जहां पे थीटा क्या है भाई, देखो अगर ये अपना एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर, अगर एग्जांपल लेते हैं, ये बोर्ड अपना एरिया है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये बोर्ड का एरिया इज द वैल्यू ऑफ दिस एरिया, और अगर बोल रहा है वेक्टर तो डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ, किसी भी तरफ हो सकता है। अगर वो एक प्लेन शीट है, कोई क्लोज बॉडी होता है ना, तो उसमें एलिवेटेड डायरेक्शन हमेशा बाहर होता है, बट कोई प्लेन शीट हो तो परपेंडिकुलर होगा। तो B डॉट A का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जैसे अगर मान लेते इस बोर्ड को पार करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड सीधा आ रहा है, तो B और A पैरेलल हुआ, मतलब एंगल बना 0, तो कॉस 0 हो जाता 1। वहीं पर अगर इस सरफेस के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह पार कर रहा है, पर एरिया वेक्टर तो इस तरह है, तो कितना एंगल बना बीच में, मान लो कोई 30 डिग्री, तो B इंटू A इंटू कॉस 30 मेरा फ्लक्स होता। मतलब ये एक्सप्रेशन याद कर लो, पर मीनिंग ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया को कितना फील्ड पार करता है, दैट इज फ्लक्स। ठीक है, तो ये तो एक बात हुआ फ्लक्स का। तो फ्लक्स अगर बदल रहा है तो फ्लक्स कैसे कैसे बदल सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड बदले, जैसे इस केस में क्या हो रहा है, जब मैग्नेट पास आ रहा है तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ लाइंस का बढ़ना मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे फील्ड बढ़ रहा है ना। कहीं पे भी लाइंस का भीड़ बढ़ेगा या लाइंस ज्यादा होंगे, वहां पे फील्ड बढ़ रहा है ना। तो फील्ड बढ़ रहा है तो भी फ्लक्स बदला, है ना। और रेगुलर एक रेट से अगर फ्लक्स बदलता रहेगा, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसा फैराडे लॉ भी कह चुका है ना। और ये बना कैसे, क्योंकि लगातार एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कहा भाई कि अगर मैग्नेट सीधा गिरता, एक बार के लिए फ्लक्स चेंज हुआ, क्या पहले 0 था, धड़ से 10 हुआ, फिर 0 हो गया। अगर मैग्नेट जब इस तरह गिर रहा था, समझो, तो पहले 0 था, फिर फ्लक्स अचानक से अंदर एंटर किया,
फिर निकल यहाँ पे जीरो हो गया, तो नीडल में करंट दिखा, फिर झट से जीरो हो गया। पर वहीं पर हम लोग इस तरह लगातार मोशन करते रहे तो इस पर्टिकुलर एरिया से लिंक्ड फ्लक्स लगातार बदलेगा, और अगर फ्लक्स बदलेगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, फ्लक्स बदलने का तीन मेजर तरीका, या तो बी बदलो, या तो एरिया बदलो, या बी और ए के बीच जो एंगल है वो बदलो। कैसे बदल सकते हैं? अगर मान लो एक ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हम लोग घुमाएं लगातार और फील्ड पर सीधे की तरफ ही है, मान लो फील्ड बाहर की तरफ कैमरे की तरफ आ रहा है, तुम लोग की तरफ अगर देखा जाए अगर फील्ड लगातार आ रहा है पर ये बोर्ड घूम रहा है, बोर्ड लगातार अगर इस तरह घूम रहा है तो क्या हो रहा है? एरिया वेक्टर घूम रहा है, मतलब एंगल बदल रहा है। तो ना बी का वैल्यू बदलना, ये बदला बट एंगल बदल रहा है। कुछ ऐसा ही कुछ जनरेटर में होता है। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से हम आगे चलिए जनरेटर की बात भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है? E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे वो आई गेस थोड़ा बहुत समझ में आया, बट ये माइनस साइन समझना बाकी है। माइनस साइन लेंस लॉ से समझ में आएगा, जो कि डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है और कोई काम नहीं आता है माइनस का। ठीक है, तो E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव डी टी, फाइव हो गया फ्लक्स बी डॉट ए, बी इंटू ए कॉस थीटा मेरा एक्सप्रेशन है, और इनमें से कुछ भी बदलेगा तो मतलब फ्लक्स बदलेगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा इस लॉजिक को थोड़ा सा और समझते हैं। तो जब मैग्नेट पास जाता है, होता यह था कि भाई यहां पे फील्ड बढ़ रहा था, जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो मान लो फील्ड घट रहा है। तो लेंस लॉ, ये जो माइनस साइन है, लेंस लॉ, यहीं से लेंस लॉ आता है। ठीक है, अगर फटाफट बात करें तो लेंस लॉ क्या है, बिकॉज एक साथ बात करना ही सही रहेगा। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, ईएमआई का दो सेक्शन है, एक तो फेडरल और लेंस लॉ मिलाकर। ठीक है, यहीं पे मोस्टली में भी पढ़ेंगे हम लोग, और सेकंड सेगमेंट आता है जहां पे हम लोग इंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो भाई लेंस लॉ क्या है? लेंस लॉ है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड current is such that it opposes the cause. ठीक है, cause क्या है यहां पे? cause को अपोज करता है। देखो, जब मैग्नेट पास आ रहा है तो फील्ड बदल रहा है, मतलब फ्लक्स बदल रहा है। तो फ्लक्स बदलने का कॉज कौन है? मैग्नेट का पास आना, या फिर बोल सकते हो नॉर्थ पोल का पास आना। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, हम लोग पढ़े ना पिछले चैप्टर में कि करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हाँ, तो अगर कॉज है कि इसके अंदर फील्ड बढ़ रहा है या फिर नॉर्थ पोल पास आ रहा है, वो कॉज है फ्लक्स बदलने का, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो वैसे फ्लो करे ताकि कॉज को अपोज करे। कॉज मतलब नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो अगर इसमें से करंट फ्लो करे तो वैसे करे कि भाई ये एंड, ये जो एंड है ये इसे पास ना आने दे, इसे रिपेल करे। हम लोग जानते हैं कि करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का अगर बनाएगा तो उसको धक्का मार के अवे करेगा, रिपेल करेगा। तो भाई इसमें करंट इस तरह फ्लो करे, बोल सकते हो कि भाई ये एंड नॉर्थ पोल बन जाए। नॉर्थ पोल बने तो क्या होगा भाई? फायदा होगा। कैसे? वो अपोज करेगा कॉस को, है ना। या बोल सकते हो कि भाई इस एंड से ऐसे करंट फ्लो करे कि भाई इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कॉस को अपोज करेगा। कॉस क्या है? फील्ड बढ़ रहा है अंदर, कॉइल के अंदर फील्ड बढ़ रहा है। कॉस क्या है? जब मैग्नेट पास आ रहा है तो इस कॉइल के अंदर फील्ड बढ़ रहा है कि नहीं? तो भाई करंट इस तरह फ्लो करे कि अंदर फील्ड ना बढ़ पाए, तो करंट इस तरह फ्लो करता है। हम लोग पढ़े भी चैप्टर में, है ना, कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड